चलो, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ा था, है ना? प्रतिरोधों के निकाय के प्रतिरोध के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग वर्गीकरण करते हैं। आप लोग बताइए किस किस श्रेणी में बांटा जा सकता है। जैसे अभी कल तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सभी जो पदार्थ हैं उनका जो उनकी प्रतिरोधकता है वो अलग अलग होगी, है ना? पदार्थ के गुणधर्म पे निर्भर करेगी। हर पदार्थ यस की सर। अपनी अपनी कुछ प्रतिरोधकता होगी, है ना? यस सर। तो प्रतिरोधकता की बात अगर हम कर रहे हैं तो उनकी चालकता भी अलग अलग होगी। प्रतिरोध क्या है? चालकता का विपरीत है ना प्रतिरोधकता, यस सर। यस सर। है ना? चालकता मतलब कितनी आसानी से उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। प्रतिरोधकता मतलब कितनी कठिनाई आएगी धारा के प्रवाह में। तो आप चाहे तो चालकता के आधार पर वर्गीकरण करें या फिर प्रतिरोधकता के आधार पर वर्गीकरण करें। दोनों ही चीजें आपको यही तीन श्रेणियां या वर्ग देंगी जिसमें हम पदार्थों को बांट सकते हैं। तो हम पदार्थों को तीन तरह से बता सकते हैं। एक, वे जो चालक होते हैं। कौन होंगे चालक? चालक किसे कहेंगे हम? विद्युत चालक। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो बहुत आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह कर अपने अंदर से होने देते हैं या करने देते हैं, ठीक है। सर वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा अधिकतम मात्रा में आसानी से प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने इसमें एक बात कही बेटा, ठोस पदार्थ। तो क्या ये हमेशा ठोस पदार्थ ही होंगे? हाँ सर। अधिकतम समय हम धातु और मिश्र धातुओं की बात करते हैं तब ये ठोस होते हैं। लेकिन कई बार तरल पदार्थ भी अच्छे चालक हो सकते हैं, है यस ना? सर। तो ये वही सभी पदार्थ होंगे जो धारा का चालन सुगमता से करते हो, ठीक है। सुगमता से मतलब समझते हैं ना आप क्या होता है? आसानी से, है ना? या फिर इनका प्रतिरोध बहुत कम होगा। यस सर। ये चालक हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी कि ये बहुत आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर से होने दे सकते हैं। विद्युत का चालन बहुत सुगमता से करते हैं। जैसे कि तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, या जो भी हमारे घरों में प्रयुक्त होते हैं ना, तार इस्तेमाल होते हैं, यस सर। वे सभी चालक तार होते हैं, ठीक है। सर। अब चालक के बाद हमारे पास क्या आएगा? कुचालक। कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर। बताइए, कोई तो बताइए कि कुचालक क्या होंगे। सर जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा खेल है। क्या है? कुचालक और अचालक दो अलग अलग वर्ग होंगे जिनमें हम इनको बांटेंगे, ठीक है। कुचालक वे पदार्थ होंगे जो इनके मुकाबले, किसके? चालकों के मुकाबले थोड़ा कठिनाई से प्रवाह होने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। इसके जो उदाहरण होंगे चालक के, उसमें ज्यादातर धातुएं आएंगी। जैसे अभी हम लोग तांबे की बात कर रहे थे, या एल्युमिनियम हो गया, ये या फिर आपका सोना चांदी, ये सभी जो है पदार्थ, जो धातु हैं, वे चालक की श्रेणी में आएंगे। वे बहुत आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर से होने देंगे, एल्युमिनियम। ठीक है। कुचालक वे होंगे जो चालक से अधिक लेकिन अचालक से कम प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। तो ये वे पदार्थ हैं जो चालक से अधिक लेकिन अचालक से कम प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक है। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? जो सर सारी धातु एक दूसरे से मिली होती हैं वही मिश्र धातु होती हैं। जैसे कि कोई उदाहरण बताओ। देखो, तांबा जो है वो एक धातु है, उसमें किसी चीज का मिश्रण नहीं है। हालांकि आप लोग अभी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि तांबा जो है वो बहुत आसानी से जो अपने वायुमंडल में चीजें मौजूद हैं, जैसे कि पानी के कण या और दूसरे जो आयन या केमिकल कण जो होते हैं, उनसे वो रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। और उसके ऊपर जो है ना, एक जैसे जंग लगती है, लोहे में जंग लगती है, उसी तरह से वो जो काला काला होता है वो तांबे पे जंग की तरह होता है। ऊपर की सतह खराब हो जाती है। जबकि सोने में ऐसा नहीं है। सोना, चांदी, या जो आपने प्लेटिनम का अगर नाम सुना हो, प्लेटिनम भी एक धातु है, ठीक है। तो ये सर। धातुएं जो है ये मतलब एक तरह से उदासीन है। अब उदासीन तो नहीं कहना चाहिए, ये
दूसरे से रिएक्शन नहीं करती हैं, अपने आप में बहुत स्टेबल होती हैं। तो ये जो है इनके ऊपर इसीलिए कोई सतह नहीं बनती। सोना पीला है तो वो वैसे ही चमकता रहता है बहुत दिनों तक। गंदा हो जाएगा, उसके ऊपर धूल जमेगी, लेकिन वो कालापन उसके ऊपर जो सतह बनती है वो नहीं होगी। ठीक है, यस ऐसे सर। चांदी भी, अगर चांदी भी शुद्ध है, कुछ मिला नहीं है, तो चांदी भी ऐसे ही चमकती रहेगी, खराब नहीं होगी। ठीक है। सर तांबा कठोर होता है और वो सोना नरम होता है। हाँ, ये बात भी सही है। ये जब आपने धातुओं वाला चैप्टर पढ़ा होगा, धातु अधातु के बारे में जब पढ़ा होगा, तब उसमें ये उसका गुणधर्म होता यस सर। है ना। तो इसी वजह से हम लोग तांबे से मतलब तांबा या सोने का तार बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन चूंकि वो बहुत महंगा है, और जो ये क्या बोलते हैं, विद्युत के लिए अगर उसका प्रयोग करने लगे तो उतना हमारे पास पैसा रुपया नहीं है कि हम हर जगह सोने का तार लगाएं या चांदी का तार लगाएं, है ना। यस सर। तो उसका तार बनाना आसान है, फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जब तार दूरी तक लेके जाने हो तो उसमें इतनी मजबूती होनी चाहिए कि वो टूटे ना। जब बहुत कमजोर होगा तो वो टूट भी सकता है, इसीलिए हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं, जो एक काफी अच्छा है ना, मतलब अच्छा उदाहरण बनता है ना। ज्यादा कमजोर है और ना ही अचालक है। ठीक है। तो वापस हम लोग यहाँ लौट के आते हैं। तो जैसे अभी पीतल की बात कर रहे थे, तो पीतल जो है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है। दिखता सोने की तरह है, लेकिन वो बनता किससे किससे है? वो बनता है तांबे से और जस्ते से। जस्ता मतलब जिंक, है ना। यस सर। तो मिश्र धातु में जैसे पीतल आएगा। ठीक है। ये सभी भी एक तरह से विद्युत का चालन करने में सक्षम है, लेकिन इनका जो इनकी जो प्रतिरोधकता है वह ज्यादा है। इसी कारण से हम इनको कुचालक की श्रेणी में रखेंगे। ये चालक नहीं होंगे, ना ही ये अचालक होंगे। ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत का प्रवाह होगा, लेकिन काफी कठिनाई से होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी श्रेणी जो बनेगी वो क्या होगी? वो होगी अचालक। तो अचालक से क्या समझते हैं अब आप बताओ। नाम से ही क्लियर है, क्या होगा अचालक? सर विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है। हाँ, तो आप लोग अगर अपनी पुस्तकें पढ़ते होंगे कभी, तो उसमें आप पाएंगे कि जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी, उसका जो परास या ऑर्डर होता है वह, याद रखना मैं प्रतिरोधकता की बात कर रहा हूँ। चालकता की बात, मतलब हम लोग चालकता के आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन नापते हम प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी को नापते हैं। सर इसमें सर हाँ। विद्युत धारा भी नहीं प्रवाहित होती है सर, आवेश प्रवाह भी नहीं होता है। किसमें? अचालक में या कुचालक यस में? सर, अचालक में। बिल्कुल सही। अचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ना। वह पदार्थ जो अत्यधिक या अति उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसका कोई उदाहरण दो अचालक का। सर हीरा, रेशम, रेशम और प्लास्टिक, लकड़ी, सीप। रबर, रबर होगा कि नहीं होगा? रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, आपकी कक्षा में ऐसी कोई चीज है जो अचालक हो? डस्टर। बिल्कुल सही, डस्टर एकदम अच्छा उदाहरण है। सर कुंडी, कुंडी। कुंडी, हाँ, तो लोहा भी होगा दरवाजे कहीं ना में कहीं, कुंडी लोहा या है। स्टील भी होगा, है ना। तो इसमें आप लोगों ने क्या क्या उदाहरण दिया? कांच, रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी बोले थे ना। यस सर। ठीक है। ओके सर। ये समझ में आया पदार्थों की जो चालकता के आधार पर वर्गीकरण किया है, ये समझ में आया आप लोग को, सबको? यस सर। ठीक है। इसमें एक चीज और है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपकी पुस्तक में इनका जो प्रतिरोधकता है उसका परास दिया हुआ है। परास मतलब ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में होता है। तो जैसे आप पाएंगे कि जो चालक है उनकी जो प्रतिरोधकता है, मैं यहाँ लिखता हूं, एक मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता के बारे में, कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, उसका मान याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन किस रेंज में आता है, किस ऑर्डर का है, किस परास का है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये लगभग 10⁻⁸ से 10⁻⁻⁶ इस रेंज में होता है ओम मीटर। ठीक है।
इसमें कुछ गुणा भी हो सकता है, 2 4 6, 1.2, 1.4, ऐसे कुछ भी। ठीक है। सर। उसी तरह से जब हम मिश्र धातुओं की बात करेंगे, इनका जो रेंज है वो 10⁻⁻8 से लेके -6 तक है। ठीक है। मिश्र धातु जो है वो कुचालक की श्रेणी में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो अचालक है या विद्युत रोधी भी कहते हैं इनको, इनका जो प्रतिरोधकता का परास है वह 10⁻10 से लेके 10⁻12 तक हो सकता है। अचालक या विद्युत रोधी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूं मैं। आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर, ये रेंज याद होनी चाहिए। 10⁻10 से 10⁻12 तक। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन के प्रतिरोध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जैसे क्लास में आपके विद्युत से चलने वाले अनेक प्रकार के उपकरण लगे होंगे। आप देखिए, लाइट होगी और पंखा, ये बेसिक चीज है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अभी हम लोग चूंकि ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो सभी कक्षाओं में मुझे उम्मीद है कि कुछ कंप्यूटर सिस्टम लगे होंगे, स्पीकर लगा होगा, एक स्क्रीन लगी होगी, है ना, ऐसी कुछ कुछ चीजें लगी होंगी। तो यस ये सर। सभी जो उपकरण है, ये इनका सबका अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है। तारों का तो प्रतिरोध होता ही है, लेकिन अब हम सीधे उपकरणों पे आ गए हैं, तो अलग अलग उपकरणों का अलग अलग प्रतिरोध होगा। तो आप पाएंगे कि हम जब प्रतिरोध की बात कर रहे थे या ओम का नियम लगा रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे, हम एक बार में एक प्रतिरोध को देख रहे थे। लेकिन अगर एक से अधिक प्रतिरोधों को साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तब भी तो प्रतिरोध निकाला जाना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि हमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी है या कितना वोल्टेज लगाना है। ये सब जानकारी चाहिए ना। तो अभी तक यस जब सर। हम ओम का नियम पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम एक कोई प्रतिरोधक को ले रहे थे और इसमें इसमें ही बैटरी या सेल लगा के, कुंजी लगा के, और अमीटर वोल्ट मीटर लगा के पढ़ रहे थे। ऐसे अमीटर यस लगा सर। दिया और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा यस दिया। सर। तो हम लोग अभी तक तो यही सब कर रहे थे। लेकिन मान लो अगर आप लोग की यही जो परिपथ है, इसमें अगर एक साथ में दो प्रतिरोधक जोड़ दूं मैं, जैसे कि एक ये और एक ये, और फिर परिपथ बनाऊं, तो अब ये क्या है, ये एक से अधिक प्रतिरोधक जुड़ गए हैं। तो इनका प्रतिरोध आप कैसे बताएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम क्या होता है बेटा? सर जैसे आर बराबर होता है R1 + R2 करके R+R3 से निकालते हैं। आर बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो, ये जो आप बोल रहे हैं R1 + R2 + R3, ये कब होगा और ये कब नहीं होगा? मान लो ऐसे जोड़ा है, आप बोल रहे हो ये R1 है, यही बोलना चाहते हो ना आप लोग, ये R1 ये R2 है, तो जो टोटल R होगा वो R1 + R2 होगा, यही बोल रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर, जब क्रम से हो, क्रम से मतलब? श्रेणी क्रम में हो। श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में, अच्छा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम क्या होता है, अब ये बताओ। सर जिसमें सर एक ही माइनस का तार हो और एक ही प्लस में, उसी में सर काफी सारे बल्ब, जो उदाहरण में जैसे सर की झालर होती है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। श्रेणी क्रम के अलावा भी कोई क्रम होता है क्या? यस सर, समांतर। समांतर क्रम होता है सर। उसमें क्या होता है बेटा? सर उसमें हर एक चीज के में सर अलग अलग फेस होते हैं, अलग अलग तार से ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि सर रूम में जैसे ये सर लाइट और पंखा चलते हैं, ये सब समांतर क्रम में होते हैं। अच्छा, तो इनको श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा गया है? सर क्योंकि उनके फेस और अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ हद तक, कुछ नहीं, काफी हद तक आप लोगों ने सही बताया, बहुत अच्छे। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिनको आपने मिस किया, तो वो हम देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो हम लोग अब श्रेणी क्रम को देखते हैं। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे आपने बताया, हम एक ही क्रम, मतलब एक ही तार के माध्यम से सभी उपकरणों को जोड़ते हुए चलेंगे, है ना।
तो एक जगह से अगर विद्युत धारा के स्रोत से जुड़ा हुआ है, एक जगह से करंट अगर आ रहा है, तो वही करंट पूरी पूरे परिपथ में, पूरे रास्ते में से होता हुआ निकल के जाएगा, अलग अलग बटेगा नहीं। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसमें कैसे जुड़ते हैं, इसमें मान लो हमारे पास 3 अगर प्रतिरोध हैं, तो उनको हम एक के बाद एक ही क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका मान लो मान जो प्रतिरोधकता का इसका प्रतिरोधक जो लगा है, इसकी अगर प्रतिरोध का मान R1 है, इसका R2 है, और इसका अगर R3 है, तो हम देखेंगे कि हम इसको टोटल जो योग आने वाला है, या जो तुल्य मान जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया एक परिपथ बना दिया, यहाँ एक अमीटर लगाया। अब की बार मैं यहाँ जानबूझ के लगा रहा हूं ताकि एक बढ़िया चीज इसमें निकल के सामने आए। विद्युत धारा आई बह रही है मान लो, तो पूरे परिपथ में धारा क्या होगी, आई होगी। यस सर। ठीक है, अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये अमीटर में प्लस और माइनस लिखना है मुझे। बाई तरफ माइनस होगा कि प्लस होगा, इधर मेरी ओर। सर माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, प्लस क्यों नहीं होगा। सर विद्युत धारा प्लस की तरफ से प्रवाह होती है, प्लस की बिल्कुल, दिशा में। बिल्कुल सही। तो जो अमीटर जब हम लगाते हैं किसी भी परिपथ में, तो उसको इस ढंग से लगाया जाता है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वह उपकरण के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़े, मतलब कि धारा उसमें से होके प्रवाहित होगी, है ना। तो धारा इधर से आ रही है, तो इधर की ओर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, इधर नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, है ना। बैटरी के नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ता है इसका। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इस परिपथ में तो हाथ उठाए। इस परिपथ में हम देख रहे हैं कि हमने 3 रजिस्टर या 3 प्रतिरोधक लगाए हैं, जिनका मान R1, R2 और R3 है, प्रतिरोध का मान। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम। इसका उदाहरण जैसा कि आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण था। जो झालरें हैं, इसमें ढेर सारे बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, ये हो गया, और ये जाके हमारे प्लग में या खटके में जुड़ता है, ऐसे होता है 5 यहाँ पर, इसमें ले जाके इसको जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम सबको समझ में आया कैसे होता है ये। यस सर। दूसरा है हमारे पास पार्श्व क्रम। क्या बता रहे थे बेटा पार्श्व क्रम के बारे में, फिर से एक बार रिपीट करो आप लोग जरा। इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सर इसमें सिर्फ सारे जो प्रतिरोध होंगे वो अलग अलग तार से जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसको हम देखिए कुछ इस तरह से रहता है ये मान लो एक प्रतिरोधक है हमारे पास, उसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये जो बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं के मध्य मैं और भी प्रतिरोधक जोड़ूंगा, जैसे यस। कि ये दूसरा वाला। ठीक है, और इसी में मान लो एक और जोड़ देते हैं हम लोग, ये तीसरा वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, और ये हो गया R3। ये लगाई कुंजी, और एक लगाया एमीटर। ये हो गया परिपथ पूरा, माइनस प्लस। विद्युत धारा जाती है I, यहाँ से धारा आती है I। अब बताओ यहाँ बीच में क्या होगा। ये वाला जो था हमारा जो श्रेणी क्रम था, इसमें से तो विद्युत धारा I निकल के यहाँ से जा रही थी, यही धारा I यहाँ से इसमें प्रवेश कर रही है। इस प्रतिरोधक से होते हुए I धारा निकल के बाहर आ गई, यहाँ पर भी I धारा पहुंची, और अंततः I धारा बाहर आ गई। हमारा परिपथ पूरा हो गया। अब वापस अगर हम वो पार्श्व क्रम वाला देखें, ये समांतर क्रम वाला, तो इसमें क्या होगा, अब आप लोग बताइए, कुछ सर आइडिया इसमें लगा। विद्युत धारा समय अलग अलग बहेगी। विद्युत धारा सब में अलग अलग बहेगी, कैसे होगा ऐसा। यहाँ से ये धारा बट जाएगी। ठीक है, मान लो इसमें जाने वाली धारा को हम I1 कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका प्रतिरोध का मान R1 था, तो 1 से ही दिखाते हैं। इसमें जाएगी धारा I2, और इसमें जाएगी धारा I3। ये यस सर। इसमें से बहते हुए यहाँ आके इस बिंदु पर फिर से मिलेंगी सभी धाराएं, और यहाँ क्या बनेगा फिर से I। ठीक है, यस सर।
इसको और थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक चीज देखते हैं कि अगर जब हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो मान लो हमारे पास पाइप का ऐसा एक अरेंजमेंट है जिसका कुछ हिस्सा ऐसे चौड़ा सा है, फिर इसमें एक वो होता है ना कुछ घटाने वाला, थोड़ा सा क्षेत्रफल घट जाता है, पतला पाइप लग जाता है, वैसा सा है। और फिर एक और उसी में और पतला सा कर दिया, मान लो ऐसा। हाँ मैं ठीक है। और इसके अंदर मान लो आपने एक बाल्टी भर के ऐसे पानी उड़ेल दिया, इसके अंदर पानी भरा है, पानी गिरा दिया, तो ये पानी क्या होगा? पानी इसमें से बहेगा, है ना। पानी बहेगा तो क्या होगा, यहां से पानी बड़े वाले में से थोड़ा धीमा बहेगा, यहां से थोड़ा यस सा तेज सर। बहेगा, और यहां से थोड़ा सा और तेज बहते हुए पानी बाहर हो जाएगा। लेकिन यस क्या सर। होगा, ये पूरा का पूरा, अब हम लोग यहाँ पे जो धारा है, विद्युत धारा आई, उसे पानी मान लेते हैं, और जो हमारा विभवांतर होता है वोल्टेज वी, उसको हम लोग दाब मान लेते हैं। दाब यानी कि प्रेशर। तो इसमें प्रेशर का ही खेल होता है, पाइप में कितना प्रेशर है उसके हिसाब से पानी की गति आती है ना। यस सर। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर दाब कम होगा, जो चौड़ा वाला हिस्सा है। ठीक है। पानी सब में से उतना ही बह रहा है, 10 लीटर पानी था मान लो, तो सब में से 10 लीटर पानी ही बह रहा है, ये 10 लीटर यहाँ से बहते हुए निकल जाएगा। तो यस सर। पानी नहीं बट रहा है, दाब कम ज्यादा हो रहा है। दाब कम ज्यादा होने का मतलब है बेटा, जो हमारा ये श्रेणी क्रम संयोजन था, हमने दाब किसको माना था? वी। विभवांतर वी को, है ना। यस सर। का अर्थ क्या होगा, इन सभी और प्रतिरोधों सब में में अलग विभवांतर अलग बढ़ होगा। जाएगा। यस सर। कुछ विभवांतर ये प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ विभवांतर इस प्रतिरोध के लिए हो जाएगा, और वैसे ही जो बचा हुआ है वो इसके लिए हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कैसे बंटता है वो आप यहां से समझ सकते हैं। और ये कौन सा था, ये था श्रेणी क्रम। और अगर पार्श्व क्रम की बात करें तो उसमें क्या होगा, पार्श्व क्रम का अरेंजमेंट बना सकते हो आप लोग पाइप से, कैसे बनेगा बताओ जरा, बनाते हैं। समांतर क्रम अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे पाइप से? एक पाइप लिया, इसको अपन ने ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, ये एक पाइप हो गया। इसी में हमने एक और पाइप यहाँ बीच में जोड़ा। सर पाइप के बीच में पाइप लगा देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें वो जोड़ने वाले आते हैं ना, ढेर सारे देखे होंगे आप लोगों ने। तो यहां से अगर आप वही 10 लीटर पानी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी जो है ये थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ जाएगा, सभी पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी बहेगा, होगा ना ऐसे ही। मान लो यहाँ 2 लीटर आ गया, 10 लीटर पानी है हमारे पास, तो 2 लीटर यहाँ आ गया, 2 लीटर यहाँ आ गया, बचा हुआ 6 लीटर यहाँ आ गया। यस सर। इस तरह से ही विद्युत धारा बट जाती है। ठीक है। वो कैसे बटेगी, ये है हमारे पास पार्श्व क्रम। मान लो ये पाइप था, ये पाइप के अलग अलग टुकड़े हुए, इसमें 2 लीटर चला गया, इसमें 2 लीटर चला गया, और इसमें 6 लीटर चला गया। इस तरह से ये बंट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा बढ़ जाती है, और विभवांतर या दाब समान होगा क्योंकि सभी पाइप की चौड़ाई बराबर है। ठीक है। इससे आप ध्यान रख सकते हो, हमेशा ये भूलोगे नहीं कि किसमें क्या बंटता है। तो अभी के लिए हम यहाँ रुकेंगे, और अगली क्लास में हम लोग जो श्रेणी क्रम है उसका तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है। थैंक यू नोट कर सर। लिया सबने? ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच।